Bismillahirrahmanirrahim. I'm Falak Batul and I'll demonstrate biology practical. Students, as per syllabus, our next practical is investigation of plant movements, specifically phototropism and geotropism. So, first of all, you must need to know what is meant by the tropism. Let me introduce the term tropism. Response of plant toward any directional stimulus is known as tropism. As you know, plants अपनी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाते, अपनी ही जगह पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उनकी ये मूवमेंट्स उनके ग्रोथ पैटर्न्स के साथ साथ हमें नजर आते हैं. अगर ट्रोपिज्म की बात की जाए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. इफ द ग्रोथ टुवर्ड्स द सोर्स, तो हम इसे पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहेंगे, एंड इफ द ग्रोथ अवे फ्रॉम द सोर्स और द स्टिमुलस, तो हम इसे नेगेटिव ट्रोपिज्म कहेंगे. ये बेसिकली ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज हैं. इसी तरह से ट्रोपिज्म की डिफरेंट टाइप हो सकती हैं, ये बहुत सारी हैं. मैं कुछ का जिक्र करूंगी और ख़ास तौर पे वो दो जिनका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं और उन्हें डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं. उनमें से फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म वो होगी जब हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस, सोर्स ऑफ लाइट होगा, उस स्टिमुलस को कोई प्लांट रिसीव करेगा और उसके रिस्पॉन्स को शो करेगा, जो कि ग्रोथ होगा. इसी तरह से अगर मैं कहूँ जियोट्रोपिज्म, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस इन्वॉल्व है वो है ग्रेविटी. अब प्लांट के किसी भी पार्ट की मूवमेंट अपने स्टिमुलस की तरफ होगी या उससे अवे होगी. इसी के बेसिस पर हम उसे पॉजिटिव या नेगेटिव कह सकते हैं. थर्ड नंबर पे हमारे पास कीमोट्रोपिज्म है. अगर कोई केमिकल स्टिमुलस हमारे पास अवेलेबल हो और प्लांट उसके रिजल्ट में कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा हो. इसी तरह से थिग्मोट्रोपिज्म, जिसमें कि कोई कॉन्टेक्ट मौजूद हो. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हमारे पास डिफरेंट क्लाइंबर्स होते हैं, वो प्लांट्स जिन्हें कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कोई स्टिक अगर हो तो वो अपनी वेन्स को उनके साथ क्लाइंब कर लेते हैं, और अगर वो मौजूद ना हो तो उन्हें किसी भी तरह का सहारा नहीं मिलता. ये एक थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल है. इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म हो सकता है, जिसमें वाटर कंटेंट या मॉइस्चर हो सकता है. अब हम डिटेल से इसको स्टडी करेंगे. हैव अ लुक ऑन अ बोर्ड. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन द टाइटल ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट मूवमेंट्स, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म. पहले का जिक्र कर लेते हैं, जो कि है फोटोट्रोपिज्म. रिस्पॉन्स ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट, इसे कहा जाएगा फोटोट्रोपिज्म. फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रोपिज्म मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स रिक्वायर होगा, और हम जब इसे परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे. हम क्या देखने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर अगर एक सोर्स लाइट हो तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स को शो करेंगे. ऑपरेटर्स हमें क्या चाहिए होगा? फोटोट्रोपिक चैम्बर और हेलियोट्रोपिक चैम्बर. इस फिनोमेनन को फोटोट्रोपिज्म और हेलियोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसे हेलियोट्रोपिक चैम्बर कहा जाता है. आई हैव मेंशन्ड बोथ नेम हेयर्स, phototropic और heliotropic chamber. Pot planted with seeds और growing seedling. एक छोटा सा पोट होगा जिसके अंदर हम कुछ सीड्स को प्लांट कर सकते हैं, या हम ग्रोइंग सीडलिंग को भी लगा सकते हैं. प्रोसीजर में क्या करना होगा? सबसे पहले देख लेते हैं एक हेलियोट्रोपिक चैम्बर कैसा होता है. आप यहां इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको एक वुडन हेलियोट्रोपिक चैम्बर नजर आ रहा है. ये हेलियोट्रोपिक चैम्बर वुडन भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है. इसका एक लिड है जिसकी हेल्प से हम एक पॉटेड प्लांट को इसके अंदर रख सकते हैं, और साथ एक होल है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसमें से रोशनी यानी कि स्टिमुलस, जो कि एक्सटर्नल सोर्स है, इसमें से गुजरेगा और इस पॉटेड प्लांट पर पड़ेगा. ये एक हेलियोट्रोपिक चैम्बर था, और हम किस तरह से उसके अंदर एक प्लांट को रख सकते हैं.
प्रोसीजर में सेम एज आई हैव मेंशन्ड, टेक अ हेलियोट्रोपिक चैम्बर, हम एक चैम्बर लेंगे, प्लेस पॉटेड ग्रोइंग सीडलिंग, आफ्टरवर्ड्स प्लेस सेटअप इन फ्रंट ऑफ लाइट फॉर 4 to 5 days। फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे और अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे। अब ये देखना होगा कि प्लांट की जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं या जो उसके ग्रोथ मूवमेंट्स हैं वो टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट हैं या वो उससे अवे हैं। नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ट्रॉपिज्म को पढ़ा, क्या होता है, ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म एक्चुअली है क्या और हम इसे किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स? किस तरह हम बता सकते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म हो रही है? इसे देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगी। प्लांट्स जो कि अपनी ग्रोथ मूवमेंट को शो करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिजल्ट में, इसी तरह से प्लांट्स की ग्रोथ में कुछ हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स हैं। ये सब के सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सेल्स को इलोंगेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं कि उनके वैस्कुलर टिश्यूज बन जाएं और साथ ही साथ उनमें फ्रूट और फ्लावरिंग को एनहांस करते हैं या प्रमोट करते हैं। इन्हीं में से एक का हम जिक्र करने जा रहे हैं और वो है ऑक्सिन, जो कि सेल्स को एलोंगेट होने में या उनके साइज को इंक्रीज होने में हेल्प करता है। इस ऑक्सिन को इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये किस तरह से काम करता है? बेसिकली प्लांट्स की जो टिप्स हैं उन पर नेचुरली मौजूद होता है। प्लीज हैव अ लुक ऑन अ डायग्राम जो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पर आप एक प्लांट शूट को देख रहे हैं और सोर्स ऑफ लाइट इस वक्त सन है। ये सोर्स ऑफ लाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है जैसे कि कोई बल्ब, लेकिन अगर हम किसी नेचुरल सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे इस प्लैनेट पर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है। प्लांट की इस टिप पर जहां पे नेचुरली ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है, आप देख सकते हैं मैंने लेबल किया है। अगर इस वक्त इसकी बात की जाए तो सन ऑलमोस्ट पोजिशन्ड है ओवर द प्लांट। इसी तरह से ऑक्सिन जो कि एक शूट टिप में है ये इस वक्त इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर सन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो साथ ही साथ ऑक्सिन भी अपनी साइड को चेंज करेगा, कॉन्सेंट्रेट होगा प्लांट की शूट पर किसी एक साइड पर और वहां सेल्स को इलोंगेट होने में हेल्प करेगा। यू कैन सी हियर सन अगर एक एंगल पर मौजूद हो तो ऑक्सिन एक साइड पर कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सिन का ओवरलोड इन सेल्स को हेल्प करेगा कि वो इलोंगेशन स्टार्ट कर दें। इसी तरह से अगेन अगर सन रीपोजिशन हो रहा है तो ऑक्सिन भी उसके साथ साथ अपनी कॉन्सेंट्रेशन को तब्दील कर रहा है और किसी एक साइड पर। आप यहां देख सकते हैं जब सन एक एंगल पर मौजूद है तो ऑक्सिन एक साइड पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है या कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो गया है। इन अ वेरी नेक्स्ट डायग्राम आप देख सकते हैं कि शूट पर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन या वो एक साइड पर ओवरलोड हुआ जिसके रिजल्ट में यहां पर सेल्स इलोंगेट होना शुरू हो गए। अगर आप इस पोर्शन का शूट के बाकी पोर्शन सेल के साथ कंपैरिजन करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहां पर सेल अभी भी अपनी नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न्स में मौजूद हैं, लेकिन इस जगह पर जहां पे ऑक्सिन एक साइड पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है यहां पे सेल्स इलोंगेटेड हैं। सेम अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस शूट का साइज इंक्रीज हुआ है। रीजन क्या है? ऑक्सिन
कॉन्सेंट्रेटेड है एक साइड पर और साथ ही साथ सन भी रिपोजिशन हुआ है, वो एक एंगल पर मौजूद है और इसी वजह से ऑक्सीजन भी एक स्पेसिफिक साइड पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। इलोंगेशन होगी और शूट का ओवरऑल साइज भी इंक्रीज हुआ और अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो ये सोर्स ऑफ लाइट की तरफ है, यानी कि सन की तरफ है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये एक पूरा फिनोमेनन था जिसे हम पढ़ रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये फोटोट्रोपिज्म का फिनोमेनन प्लांट्स में होता है। अगर इन ऑब्जर्वेशंस को नोट किया जाए तो हमें क्या पता चलेगा? शूट्स ऑफ प्लांट्स आर बेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। यहां इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं जो प्लांट की शूट है वो टुवर्ड सोर्स ऑफ लाइट बेंड हो गई है। इसी तरह से अगर हम बहुत जेंटली इसकी रूट्स को एक्सपोज करें तो हमें क्या पता चलेगा? रूट्स आर बेंट इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द लाइट। इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर हम अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, शूट्स शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इन्होंने बेंडिंग शो की टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, व्हाइल द रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जबकि रूट्स ने इस सोर्स ऑफ लाइट से अवे मूव किया, वो उससे दूर हो गए, वो उससे परे हो गए। ये रिजल्ट्स थे फोटोट्रोपिज्म के लिए। अब अगर एक दूसरे फिनोमेनन की बात की जाए, ये जियोट्रोपिज्म है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड द ग्रेविटी। यहां पर एक्सटर्नल स्टिमुलस ग्रेविटी है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। जैसा कि बहुत आसान सी बात है, जब हम किसी भी जमीन पर कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं, कोई बीज बोने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले उस जमीन को तैयार करते हैं। उसमें हल चलाया जाता है, उसे हमवार किया जाता है, उसमें क्यारियां बनाई जाती हैं। जब ये लेन्स बन जाती हैं तो उसके बाद सीड्स लगाने का वक्त आता है। एक बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, आपने देखा होगा कि फार्मर्स सिंपली जिस भी बीज को या सीड को जमीन में लगाने जा रहे हैं या बोने जा रहे हैं, वो उसे मुट्ठी भर हाथ में लेते हैं और बहुत रैंडमली क्यारियों के अंदर फेंक देते हैं और जहां दूर तक क्यारियां मौजूद होती हैं वो उसमें इन बीजों को डालते जाते हैं। एक चीज यहां पे नोटिस करने वाली है, क्या उन्होंने सीड की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन रखी? नो। फिर भी आपने ये देखा कि शूट हमेशा जमीन से ऊपर और रूट हमेशा हमें जमीन के नीचे नजर आती है। एक सीड जो कि कॉर्न हो सकता है, पी का हो सकता है और कोई भी सीड हो सकता है, उसके दो ही कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं। एक सीड जो कि कॉर्न का हो सकता है, पी का हो सकता है, उसमें से या तो शूट अराइज होती है जिसे हम प्लम्यूल कहते हैं और या उसमें से रेडिकल अराइज होती है जिसे हम रूट कहते हैं। तो शूट हमें हमेशा जमीन से ऊपर और रूट हमें हमेशा जमीन के नीचे नजर आती है। यहां पर इस जियोट्रोपिज्म की इस एक्टिविटी के लिए भी हमें भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी को करना होगा। उसके लिए हमारे पास कुछ कॉर्न सीड होंगे जिन्हें हम प्रीसीड करेंगे। उनमें से जब प्लम्यूल और रेडिकल अराइज हो जाएंगे तो हम उनके डायरेक्शंस को देखेंगे और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, ऑपरेटस में सोक कॉर्न सीड्स, अ पेयर ऑफ पैटर डिशेस, फिल्टर पेपर, कॉटन, टेप एंड मार्कर। नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं वो क्या प्रोसीजर है जिसे फॉलो करके हम अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। All right students, have a look please. Take a petri dish and mark it. हमारे पास पेयर ऑफ पैटर डिश होगा, हम इसे किसी भी मार्कर से मार्क कर देंगे। पैटर डिश की जो बेस प्लेट है उस पर हम मार्कर से
जो लाइंस हैं वो ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑन द बॉटम एज आई हैव मेंशन्ड। प्लेस 4 कॉर्न सीड्स। एक कॉर्न सीड आपने देखा है, आप अच्छे से जानते हैं, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप है, एक साइड ब्रॉड होती है और दूसरा एंड इसका नैरो है। अब हमें पैटी डिश में इन कॉर्न सीड को इस तरह से प्लेस करना होगा कि पैटी डिश के सेंटर पर जहां हमने अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस लगाई हैं उससे हमें 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। इनकी डायरेक्शन को हम सेंटर की तरफ रखेंगे और ब्रॉड साइड को हम पैटी डिश के मार्जिन्स की तरफ रखेंगे। प्लेस करने के बाद हम इस पर फिल्टर पेपर लगाएंगे और वेट कॉटन स्वैब्स को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करेंगे। क्यों जरूरी है? क्योंकि सीड को जर्मिनेशन के लिए पानी या जो मॉइस्चर है वो रिक्वायर होगा, वो इस वेट कॉटन से एब्जॉर्ब कर लेगा, हासिल कर लेगा। सील द पैटी डिश विद टेप एंड प्लेस सेटअप फॉर 4 to 5 days। हम पैटी डिश को सील करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप और फिर इसे किसी सपोर्ट के साथ एक जगह पर रख देंगे। 4 to 5 days के लिए इसे प्लेस करना होगा एंड आफ्टरवर्ड्स हम ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। ऑब्जर्वेशंस की अगर बात की जाए, जैसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि फार्मर्स बहुत रेंडमली सीड्स को थ्रो कर देते हैं इन द लेन्स। कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती सीड की, लेकिन फिर भी शूट हमेशा जमीन से ऊपर और रूट हमेशा जमीन के अंदर नजर आती है। यहां पर आपके आसानी के लिए और इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। प्लीज हैव अ लुक। यहां पर आप सीड्स की डिफरेंट पोजीशंस को देख सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, नैरो साइड अपवर्ड और उसकी बेस आपको नीचे नजर आ रही है। सेकंड में अगर आप देखें तो आपको सीड का नैरो एंड नीचे नजर आ रहा है और इसकी ब्रॉडर साइड ऊपर है। थर्ड सीड को देखा जाए तो इसे मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है। कौन सीड है? प्लम्यूल यानी कि शूट हमें ऊपर की तरफ नजर आ रही है और रेडिकल रूट हमें नीचे की तरफ ग्रो होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त पोजीशन में इसकी नैरो साइड ऊपर है और ब्रॉडर साइड नीचे है। चलें सेकंड की बात करते हैं जिसमें आपको इसकी नैरो साइड नीचे की तरफ नजर आ रही है। यहां पर अगर प्लम्यूल और रेडिकल की पोजीशन को देखें, सेम हमें रूट नीचे की तरफ ग्रो करती हुई नजर आ रही है, जबकि शूट हमें ऊपर की तरफ ग्रो करती हुई नजर आ रही है। थर्ड जिसमें सीड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, आप फिर से देखेंगे कि आपको रूट नीचे की तरफ ही ग्रो करती हुई नजर आ रही है और शूट ऊपर की तरफ अबव द ग्राउंड आपको नजर आएगी। इससे हमें यह पता चला कि पोजीशन सीड की कोई भी हो, रूट हमेशा नीचे की तरफ मूव करती है या ग्रो करती है और इसकी शूट हमेशा जमीन से ऊपर नजर आएगी। एक्सपेरिमेंट को सेट करने के लिए जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया उसके अकॉर्डिंगली आप एक डायग्राम यहां पे देख सकते हैं जिसमें एक पैटी डिश है और इस पैटी डिश में आपको इंटरसेक्टिंग 2 लाइंस नजर आ रही हैं। जब इन 2 लाइनों को इंटरसेक्ट किया तो हमें इससे 4 पॉइंट्स मिल गए। यहां पर आप देखेंगे कि सीड्स की नैरो साइड को मैंने सेंटर की तरफ पोजीशन किया है और उनकी ब्रॉड साइड पैटी डिश के मार्जिन की तरफ है। ऑब्जर्वेशंस जो कि अब हमें नोट करना होंगी, प्लम्यूल शूट हमेशा ऊपर की तरफ, रूट और रेडिकल हमेशा नीचे की तरफ आपको ग्रो करती हुई नजर आ रही है। एक सपोर्ट के साथ हमने इसे सेट कर दिया था और 4 to 5 days के लिए छोड़ दिया था। नाउ व्हाट वी कंक्लूडेड, हमें
क्या पता चलता है? हमें ये पता चला सीट की पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिमुलस अगर ग्रेविटी है तो रूट्स उस स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से अगर मैं शूट्स की बात करूं तो वो मूव करेंगी अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जो कि है ग्रेविटी, सो ये एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल है। नाउ द क्वेश्चन इज, what would plant seedling look like if there was no gravity? अगर हम ग्रेविटी के असर को खत्म कर दें तो क्या होगा? चलिए, इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटस मौजूद है जिसे हम क्लानोस्टैट कहते हैं। क्लानोस्टैट क्या करता है? इट कैन नलिफाइज और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड लाइट। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको समझाती हूं। प्लीज हैव अ लुक। अगर मैं कहूं कि मेरे पास इस वक्त ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक मार्कर है, हर वो चीज जो कि इस प्लैनेट अर्थ पे मौजूद है उस पे ग्रेविटी अपना असर रखती है। हम इस प्लैनेट पर चल फिर रहे हैं, ग्रेविटी का असर जरूर है। इसी तरह से अगर इस मार्कर की बात की जाए तो इस मार्कर पर इस वक्त जो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी होंगे वो ये होंगे। ये सब पॉइंट्स ऑफ ग्रेविटी हैं जिस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, अब जो पॉइंट होगा जिस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो ये होगा। फिर से अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो अब जहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो ये पॉइंट्स हैं। क्लाइनोस्टैट क्या कर रहा है? क्लाइनोस्टैट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बेसिकली एक ऑपरेटस है जिसकी एक बेस है, बेस पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ड्रम है वो इसकी मोटर है और आगे एक पॉटेड प्लांट आपको नजर आ रहा है। ये क्लाइनोस्टैट इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलने पर रोटेट करना शुरू कर देगा और इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी। इस क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या होगा कि ग्रेविटी हर साइड पर, ऑन ऑल साइड्स ऑफ द प्लांट, एक्ट कर रही है। इसके रिजल्ट में जब हम इस क्लाइनोस्टैट को 4 to 5 डेज के लिए यूं ही रोटेट होते रहने दें तो हमें क्या पता चलेगा? शूट एज वेल एज रूट ग्रो हॉरिजॉन्टली। शूट जो कि हमें हॉरिजॉन्टल कंडीशन में नजर आएगी, इसी तरह से अगर हम उसे एक्सपोज करें और इस पॉट में से इसकी रूट को भी देखना चाहें तो वो भी हमें हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ही नजर आएगी। इसी तरह से यहां पर अगर हम इस क्लाइनोस्टैट को रोक दें, स्टॉप कर दें, तो क्या होगा? ग्रेविटी फिर से एक्ट करने लगेगी, एक स्टिमुलस फिर से मिलेगा। अगर वो ग्रेविटी है तो रूट्स रिस्पॉन्स शो करेंगी और वो टुवर्ड द स्टिमुलस ग्रो करेंगी, और अगर वो स्टिमुलस लाइट है तो शूट्स ग्रो करना शुरू करेंगी टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। सो इन दोनों एक्टिविटी से हम जियोट्रॉपिज्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रिजल्ट की बात की जाए, अब हम क्या कंक्लूड करेंगे? हमने तमाम कंडीशंस को देखा कि अगर ग्रेविटी को 0 कर दिया जाए, नलिफाई कर दिया जाए, या अगर वो बहुत अच्छे से एक्ट कर रही हो तो प्लांट के पार्ट्स किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे। कंक्लूजन, शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ऑब्वियस सी बात है, वो उससे अवे मूव करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और हमें जमीन से ऊपर नजर आती है। वाइल रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। रूट्स हमें टुवर्ड द सोर्स, टुवर्ड द ग्रेविटी मूव करती हुई या अपनी ग्रोथ को शो करती हुई नजर आती हैं, इसलिए ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लैब में चलते हैं और अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फोटोट्रॉपिज्म के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायर है और हम किस तरह से ऑपरेटर्स को सेट करेंगे, हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं
इस वक्त मेरे पास एक हेलियोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक चैम्बर अवेलेबल है। ये वुडन है, ग्लास का भी हो सकता है। इसके फ्रंट पर इसका लिड लगा हुआ है। आपकी आसानी के लिए और ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के लिए हम ऑलरेडी अपने पॉटेड सीडलिंग्स को इसमें रख चुके हैं और इसे रखे हुए 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। सो इट्स टाइम कि हम ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लें और रिजल्ट्स को कंक्लूड कर लें। हैव अ लुक प्लीज। हेलियोट्रॉपिक चैम्बर जिसके फ्रंट पे इसका लिड लगा हुआ है, अगर मैं इसे रिमूव करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी एक पॉटेड प्लांट इस हेलियोट्रॉपिक चैम्बर के अंदर मौजूद है और सोर्स ऑफ लाइट जो कि एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, एक बल्ब है, इसे यहां पर लगाया गया है। इसकी ऑब्जर्वेशंस अगर आप इस पर गौर करें तो इस पॉट के अंदर आपको जो सीडलिंग नजर आ रहा है उसकी शूट बेंड है टुवर्ड द लाइट। इससे हमें क्या पता चलेगा, यहाँ ये शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। इसी तरह से अगर हम बहुत जेंटली इसकी रूट को एक्सपोज करें तो हमें यह पता चलेगा कि वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। स्टूडेंट्स, ये था होल फिनोमेनन फॉर द फोटोट्रॉपिज्म। हमने सेट किया, इसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट किया और अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड किया। सेकंड जो कि है जियोट्रॉपिज्म, उसे देख लेते हैं। इसके लिए हमें जो भी ऑपरेटर्स रिक्वायर है वो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हमें एक पेयर ऑफ पैट्री डिश चाहिए। आप देख सकते हैं पेयर ऑफ पैट्री डिश है, इसकी एक बेस प्लेट और साथ में एक लिड है। इस पर हम मार्कर से इंटरसेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करेंगे। मैंने इसकी लिड को रिमूव कर दिया है। Here I have base plate. With the help of marker मैं इस पर लाइंस को ड्रॉ करूंगी। Here you can see इन्हें इंटरसेक्ट करने के रिजल्ट में 4 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। यहां पर हम अपने कॉर्न सीड्स को प्लेस करेंगे। कॉर्न सीड्स जो कि ऑलरेडी सोक किए हुए हैं, इनको इस तरह से प्लेस करेंगे कि इनकी नैरो साइड टुवर्ड द सेंटर हो और इनकी ब्रॉड साइड हमारी पैट्री डिश के एजेस की तरफ हो। Here I have corn seeds. आप बहुत अच्छे से इसकी शेप को जानते हैं। Now I am placing corn seeds in our petri dish. Afterwards, इस पर हम एक फिल्टर पेपर लगाएंगे। फिल्टर पेपर प्लेस करने के बाद नाउ आई विल प्लेस वेट कॉटन स्वैब ऑन इट। ये क्यों जरूरी है? सीड्स को जर्मिनेशन के लिए जो वाटर या मॉइस्चर चाहिए होगा वो उन्हें इस कॉटन से मिलेगा। आफ्टरवर्ड्स हम इसका लिड इस पर लगाएंगे और इसके एजेस को अच्छी तरह से सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टेप। So students, here you can see intersecting lines and the position of seeds, narrow edges toward the center and bordered side facing the margins of the petri dish. टेप के साथ अच्छे से इसको सील कर देंगे और आफ्टरवर्ड्स हम इसे कोई सपोर्ट देंगे
और लैब में रख देंगे फॉर 3 to 4 days. This is how we have done with it. Conclusion की बात करें, as you know, हम ये जियोट्रॉपिज्म के लिए कर रहे थे. रूट्स जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगी और शूट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगी. आपके आसानी के लिए हमने ऑलरेडी एक पैटर डिश प्रिपेयर की है. प्लीज हैव अ लुक. हियर यू कैन सी सीड की डायरेक्शन कोई भी हो, शूट हमेशा जमीन से ऊपर होगी और रूट हमेशा जमीन से नीचे होगी. ये ग्रेविटी को रिस्पॉन्स शो करेगी और इसका ये ट्रॉपिक रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, जबकि शूट का रिस्पॉन्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है और वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगी. सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इन रिजल्ट्स को कंक्लूड किया. ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने क्लानोस्टैट का जिक्र किया था, हेयर आई हैव इलेक्ट्रिक क्लानोस्टैट. आप देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिक क्लानोस्टैट है. इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करने पे ये रोटेट करना शुरू कर देगा क्योंकि इस पर एक रोटेटिंग डिस्क मौजूद है और इस डिस्क के साथ एक पॉट लगा हुआ है. हम इसके अंदर कोई न्यूली अराइज सीडलिंग भी लगा सकते हैं, कोई यंग प्लांट भी लगा सकते हैं और हम इसमें इवन सीड्स भी प्लांट कर सकते हैं. और इसी तरह से आफ्टर 4 to 5 और 6 to 7 डेज जब सीडलिंग अराइज हो जाएंगे, शूट और रूट इसमें से निकल आएगी, तो हम इसमें से ऑब्जर्वेशंस को नोट कर सकते हैं. क्लानोस्टैट करता क्या है एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. इट कैन न्यूट्रलाइज और नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए. हियर यू कैन सी इसने रोटेट करना शुरू कर दिया है. आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जैसे जैसे ये क्लानोस्टैट रोटेट करता रहेगा, इट कैन एलिमिनेट all the effect of gravity. So, no unilateral stimulus to respond to. Gravity प्लांट की हर साइड पर एक्ट कर रही है. कोई यूनिलेटरल स्टिमुलस नहीं है जिसके रिजल्ट में वो कोई रिस्पॉन्स शो करे. क्या होगा जब हम इस क्लानोस्टैट को आफ्टर 4 to 5 डेज बंद कर देंगे, रोक देंगे, तो हमें ऑब्जर्वेशंस में ये पता चलेगा शूट हॉरिजॉन्टली ही नजर आएगी. और इसी तरह से अगर हम इस प्लांट को इस पॉट में से निकाल लें और बहुत जेंटली इसकी रूट को एक्सपोज करें, तो हमें ये भी पता चलेगा कि इसकी रूट भी हॉरिजॉन्टली ही ग्रो कर रही हैं. मजीद अगर हम इस प्लांट को पड़ा रहने दें तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे. ग्रेविटी एक्ट करना शुरू करेगी, लाइट जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो भी मिल रहा होगा. अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट है तो शूट अपनी बेंडिंग शो करेगी टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट और इसी तरह से जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ अपने रिस्पॉन्स को शो करेंगे और वो भी हमें बेंडिंग शो करेंगे टुवर्ड द सोर्स और टुवर्ड्स द ग्रेविटी. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.